गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की संडे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। संडे मतलब फंडे, ठीक है मेरे भाई। चलो बताएंगे सभी कैसे हैं। देखो क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रही है, मतलब नेट की वजह से या फिर किसी वजह से, तो लेट सेट हो जाती है। तुम अपना एक रोज डेली की एक क्लास के हिसाब से देखते रहना, ठीक है मेरे भाई। मैं रोज रोज यही बात कह रहा हूँ। तो तुम्हारी आज अभी देखो आज संडे, हाँ संडे है, ठीक है ना। तो जैसी क्लास आती जाएंगी भाई, देखो नेट वेट की दिक्कत चल रही है, बारिश वारिश की वजह से तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे एक दो दिन का, ठीक है मेरे भाई। एक दो दिन में थोड़ा क्या होगा, तुम्हारी क्लासेस अब सेट रहेंगी, मतलब कोई टाइमिंग थोड़ा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आपकी पर डे की क्लास के हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना के रखना, ठीक है मेरे भाई। अगर आज क्लास नहीं हो रही तो आज कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, और कल अगर क्लास हो जाती है तो वो देख लेंगे, ठीक है। चलो गुरुजी ठीक है। आज देखो मेरे भाई संडे है, मतलब फंडे है। आज मैं तुम्हें किताब के जो क्वेश्चंस थे अंदर के, वो तो मैं करा ही रहा हूँ। किताब के जो क्वेश्चंस है जो बन रहे थे, वो सारे मैंने तुम्हें समझा दिए थे। लेकिन आज मैं तुम्हें थोड़ा सा उनके बारे में मैंने लिखित में दे दिया है। मैं हट जाऊंगा थोड़ा थोड़ा सा, तुम्हें जैसे काम करना है, स्क्रीनशॉट लेना वगैरह है तो वो ले सकते हैं। अगर तुम्हें पूरी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप, मतलब इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और फिर आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। बताओ आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़े। हाँ गुरुजी आगे बढ़ो, ठीक है मेरे भाई। चलो बताएंगे सभी एक बार कैसे हैं गुरुजी। अच्छे हैं, कोई बात नहीं, सही है, अच्छे हैं गुरुजी, मस्त है, ठीक है भाई, मस्ती रहो, ठीक है। चलो मेरे भाई, आज हम ला रहे हैं, देखो ये तो पहले किताब के अंदर वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, जो किताब में पूछे गए हैं। जैसे उसने पूछा 100 पेज मतलब जो अपनी नई किताब है 100 मतलब 2025-26 वाली, उसमें प्रश्न नंबर 105 पे जो पहला प्रश्न दिया है, हमारे जैसे बहुकोशीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था, हाँ गुरुजी क्या बताया था, देखो हमारे जैसे बहुकोशीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, इसलिए साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। देखो जो नॉर्मली चीजें हैं वो तो मैं तुम्हें ओनली दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये है तुम्हारे कम से कम 55-56 पेज की वो है पीडीएफ, ठीक है। तो ये मैं क्यों देता हूँ गुरुजी, आप हम इतना थोड़ी पढ़ेंगे मेरे भाई, पढ़ना नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें देखना है सुनना है, बाकी कुछ नहीं करना। कोई प्रश्न जब तुम्हें मान लो तुम स्कूल का काम कर रहे हो, होमवर्क जो कर रहे हो उसमें मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा, तो आपको इसमें सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, जब एग्जाम टाइम पे जाओ, और मैं तुम्हें अभी क्यों बता रहा हूं, ताकि एग्जाम टाइम पे जाओ तो तुम्हें ये नहीं लगे कि यार ये अटपटा क्वेश्चन है, ये कहां से पूछ लिया, ये किस तरीके से करेंगे अपन, इसको किस तरीके से लिखना होता है। देखो इस तरीके की चीजों को मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है मेरे भाई। ये किताब का क्वेश्चन है जो अंदर किताब में इस तरीके से बॉक्स बना के दिया हुआ था उसका, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई वस्तु सजीव है, इसके लिए उसमें निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए, कौन कौन से मेरे भाई। कि सजीवों का शरीर है वो कोशिका या ऊतकों का बना होता है। सजीवों में विभिन्न उपापचय क्रियाएं जैसे कि पाचन श्वसन आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, ठीक है। सजीवों का एक निश्चित आकार एवं आकृति होती है। सजीवों में वृद्धि होती है, सजीव गति करते हैं। सजीवों की मृत्यु होती है तथा सजीव जनन द्वारा अपनी संतति को बढ़ाते हैं। ये सारे गुण उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें सीधे दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। देखो अब मैं दूर हट जाता हूं, जैसे इस तरीके से मान लो इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा था तो इस क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को रोकेंगे, अपना आंसर लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे आगे वाले क्वेश्चन का, जैसे दूसरे वाला क्वेश्चन ये था वही तुम्हारा, इसका आंसर नहीं लिखा था तो अब लिख लेंगे, ठीक है। तीसरे आंसर देखेंगे, तीसरा, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग कार्बन आधारित अणुओं के रूप में किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित होते हैं। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारे जो भी हम देखते हैं सारी चीजें हमारे आसपास, तो सबसे ज्यादातर जो होती है वो कार्बनिक पदार्थों की बनी होती है, इसलिए हमें जो कच्ची सामग्री चाहिए होती है अधिकांश मात्रा में, वो मेरे भाई क्या चाहिए होती है, कार्बन पर ही आधारित होती है, कार्बन ही होती है मैक्सिमम, ठीक है। चलो गुरुजी ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। मेरे भाई वही पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, उपापचयन, ठीक है। देखो ये अब 111 पेज नंबर पे क्वेश्चन दिए हुए हैं मेरे भाई। स्वपोषी व विषमपोषी में अंतर क्या है, ठीक है। देखो मेरे भाई अभी तो मेरी जो क्लासेस चल रही है डिस्टर्ब इसलिए चल रही है, तो क्योंकि इस तरीके से पीडीएफ बनाने में वगैरह में मतलब बहुत काम करना पड़ता है, तो उसलिए थोड़ा सा मेरे भाई टाइमिंग लग जाता है, ठीक है। चलो स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर। स्वपोषी पोषण को बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और इसको बोलते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। चलो पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी सरल कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करता है। इसमें क्या करता है मेरे भाई, पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से भोजन निर्मित नहीं कर पाते और दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है, ठीक है। आगे देखो,
दूसरा दूसरा अंतर क्या है, सभी हरे पौधे स्वयंपोषी पोषण विधि अपनाते हैं, और इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, कौन सी विधि अपनाते हैं मेरे भाई, विषमपोषी पोषण विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में परिणहित जो क्लोरोफिल होता है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। इसमें शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी या मृतजीवी हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखेंगे भाई, उदाहरण देखेंगे इसमें कौन कौन से मेरे भाई, सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल एवं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। उदाहरण के लिए इसमें देखेंगे सभी जंतु, ठीक है, कवक, अधिकांश जीवाणु, ठीक है, परजीवी, पादप, जैसे कि कौन कौन से मेरे भाई, अमरबेल हो गया, जैसे क्या हो गया, अमरबेल। आगे बढ़े, हाँ गुरुजी आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है। तो मैंने तुम्हें बताया था प्रकाश संश्लेषण कहां से प्राप्त करेगा। देखो भाई, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कच्चा माल क्या क्या चाहिए होता है गुरुजी, हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश, जल, ठीक है, क्या क्या चाहिए होता है, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से, वायुमंडल से, सूर्य का प्रकाश सूर्य से, और जो क्लोरोफिल होता है वो पौधे की हरे पत्तियों से, और हमें क्या चाहिए होता है मेरे भाई, और चौथी क्या चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, जल चाहिए होता है। तो जल कहां से आ जाता है, जड़ों से, किससे, पौधे की जड़ों से। तो देखो मेरे भाई, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री के रूप में प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं, और जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। विभिन्न पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम आदि भी मिट्टी से लिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ली जाती है। मैंने तुम्हें बता दी थी, समझा दी थी। आगे देखे, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका मैंने बताई थी भोजन के पाचन में सहायक है। जल्दी से जल्दी क्या कर देती है मेरे भाई, देखो अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्रावण होता है। यह अम्लीय होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस अम्ल निम्नलिखित भूमिका है मेरे भाई, क्या क्या देखो, भोजन को सड़ने से बचाता है। दूसरा, यह अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। HCl कठोर ऊतकों को घोलने में सहायता करता है। यह भोजन को रोगाणु रहित कर रहा है। क्या करता है, रोगाणु रहित करता है। गुरुजी क्या, रोगाणु रहित का मतलब मेरे भाई, हमने जैसे खाया, अब वो भोजन के ऊपर तुम देखते हो वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म हैं जो उड़ते फिरते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हमारे अंदर चले जाते हैं। तो उनका वो नष्ट कैसे होंगे मेरे भाई, वो हमारे पेट में क्या होते हैं, अम्ल होता है। तो अम्ल जीवाणुओं को जो हानिकारक होते हैं, रोगाणु जो होते हैं, उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है ना। तो अमाशय में अम्ल की भूमिका पता चल गया, सड़ने से बचाता है, पेप्सिन प्रदान करता है जो हमें मतलब तो क्या करता है मेरे भाई, अम्लीय माध्यम होता है, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। और HCl जो होता है वो कठोर ऊतकों को घोलने में भी क्या करता है, सहायता करता है। और जो मतलब तुम्हारे भोजन होता है उसको रोगाणु रहित करता है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है मेरे भाई, ये देखो पाचक एंजाइमों का क्या कार्य बताएंगे सभी। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, एक बार देखेंगे, कॉल आ रहा है, एक मिनट। देखो मेरे भाई, एक मिनट हो गए। देखो मेरे भाई, आगे देखेंगे पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है मेरे भाई। देखो, एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया की जो दर होती है मेरे भाई उसको क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। रासायनिक दर की क्रिया को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। पाचक एंजाइमों का मुख्य कार्य भोजन का पाचन करना है। क्या है मेरे भाई, पाचक भोजन का पाचन करना है, अर्थात जटिल एवं अघुलनशील भोजन को सरल एवं घुलनशील भोजन में बदलना है। एक मिनट रुकेंगे भाई, एक बस। देखो मेरे भाई, देखते हैं मेरे भाई आगे, है ना। अरे नालायक, पता नहीं मतलब कोई, क्या बताऊं, छोड़ो रहने दो। इधर देखो, तुम तो फालतू के काम आ जाते हैं मेरे पास। तो चलो कोई बात नहीं, आते रहते हैं, अपनी इधर पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलो
एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। पाचक एंजाइमों का मुख्य कार्य भोजन का पाचन करना है, अर्थात जटिल एवं अघुलनशील भोजन को सरल एवं घुलनशील भोजन में बदलना है। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना है मेरे भाई, समझ में आ गया। मतलब कि जो बड़े पदार्थ होंगे उनको छोटे पदार्थों में टुकड़े करना है, ठीक है। आगे देखो, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत्र को कैसे विकल्पित किया गया है। मेरे भाई देखो, मैंने तुम्हें बताया था छोटी जो आंत है, छोटी जो आंत है वो क्या है, एक तो सर्पिलाकार है, मतलब कि कैसे है, मुड़ी हुई है। कैसी है, मुड़ी हुई। दूसरी बात, उसमें दीर्घरोम है। क्या है, दीर्घरोम। गुरुजी दीर्घरोम का मतलब मेरे भाई मैंने तुम्हें बताई थी, उसमें उंगली जैसी संरचना होंगी जो उसके क्षेत्रफल को क्या कर रही होंगी, बढ़ा रही होंगी और भोजन के पाचन में सहायता कर रही होगी। क्यों, क्योंकि इन दीर्घरोमों में रुधिर की अधिकता होती है, खून की अधिकता होती है, और जैसे ही खून के संपर्क में आएंगे उनसे पोषण ले लिया जाएगा। पोषण क्या कर लिया जाएगा मेरे भाई, ले लिया जाएगा। आगे देखेंगे सभी, आगे देखेंगे, शुद्धांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, मतलब अनेक जैसी क्या होती है, प्रवर्ध का मतलब उभार होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये सतह का, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये अवशोषण का क्या करते हैं मेरे भाई, सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम, आवाज तो आ रही है ना मेरे भाई सभी को, हाँ। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आपने समझा रखा है। आ जाओ मेरे भाई, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। मेरे भाई स्थलीय जीव के पास क्या होगी, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, जबकि जल की मात्रा, जल में रहने वाला जो जीव है उसके पास ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसलिए लाभप्रद कौन होगा, जो स्थलीय जीव है, स्थल पर रहता है। स्थल का मतलब जो भूमि पर रहता है। आ जाओ, जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज होती है। दर तो अधिक होती है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ध्यान से समझेंगे, जल में जो रहने वाला जीव है, जो जल में जीव रहता है मेरे भाई, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जैसे भाई अपन को पानी में छोड़ दिया जाए तो अपन को वहां दम घुटने लग जाएगा। हाँ गुरुजी, घुटने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है मेरे भाई। क्या है, ऑक्सीजन की कमी। क्या हमें यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है क्या, नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो अपन धीरे धीरे सांस ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब मान लो हमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, दम घुटता है, तो तुम जल्दी जल्दी सांस लेते हो नहीं लेते, हाँ गुरुजी लेते हैं। वैसे मेरे भाई जलीय जीव जो होते हैं उनकी श्वसन दर जो होती है, श्वसन दर का मतलब है मेरे भाई जो सांस लेने की गति होती है वो क्या होती है, समुद्री जीवों की, जल में रहने वाले जो जीव है, जलीय जीव जो है मेरे भाई, उनकी दर क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब वो बहुत तेजी से सांस लेते हैं, बहुत तेजी से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, तीव्र गति से सांस लेते हैं। आगे देखेंगे, इसके विपरीत स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा ग्रहण की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को, गुरुजी कोई दिक्कत, आगे आ जाओ। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीव में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पथ क्या है मेरे भाई, तो देखो वही चीज मैंने बताई थी, क्या क्या, विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है जो एटीपी के रूप में संचित होती है। विभिन्न जीवधारियों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण निम्न प्रकार हो सकता है, या तो वायवीय होगा या अवायवीय होगा। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अधिकांश जीवों में इसी प्रकार से ऊर्जा उत्पादन होता है। तो कैसे उत्पादित होती है मेरे भाई, कैसे उत्पादित होती है, वायवीय श्वसन के द्वारा। किसके द्वारा, वायवीय श्वसन के द्वारा। दूसरी बात करते हैं अवायवीय श्वसन की। यदि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है। यहाँ पायरुवेट, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तब पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल के साथ, लैक्टिक अम्ल में क्या हो जाता है मेरे भाई, परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, 3 अणु वाले कार्बन के साथ क्या हो जाता है, 3 कार्बन वाले अणु के साथ क्या हो जाता है मेरे भाई, लैक्टिक अम्ल बना लेता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, हाँ करा लूंगा मेरे भाई, कटिंग फटिंग टेंशन नहीं है, तो आराम से मस्त पढ़ो, गाड़ी बड़ी बड़ी होगी। हाँ चलो करा लेंगे। हाँ चलो देखो, ये हो गया मेरे भाई। देखो ये वाली चीज मैंने तुम्हें कराई थी, किताब में भी पढ़ाई थी, हाँ गुरुजी पढ़ाई थी। इस तरीके से ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु, कोशिका द्रव्य था हमारे पास, पायरुवेट था, 3 कार्बन के अणु थे और ऊर्जा थी। यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति,
फिर मैंने ऑक्सीजन का अभाव बताया, फिर हमारे ऑक्सीजन की उपस्थिति बताई। कहाँ कहाँ ये यीस्ट में होता है, ये कहाँ पे होता है भाई, ये हमारी पेशी कोशिका में, और ये कहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है, और 3 कार्बन के अणु बनते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है, 2 कार्बन के अणु होते हैं, और यहाँ पे भी कार्बन के 3 अणु बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और यहाँ पे क्या बन जाती है मेरे भाई, ऊर्जा बन जाती है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है मेरे भाई। तो देखो मानव में श्वसन वर्णक, देखो मैं रीडिंग लगा रहा हूँ, ठीक है ना। रीडिंग क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने चीजें समझाई हुई है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारा इसमें कंटेंट बच जाएगा, हमें पीछे के क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है ना। कोशिश करनी है मेरे भाई। देखो आज बात नहीं कर पाऊंगा, आज बात नहीं कर पाऊंगा, मजाक तुम मेरे चाहे कुछ भी, मजाक तुम कल कर लेना, परसों कर लेना, जब भी कर लेना, लेकिन आज तो मजाक हो ही नहीं पाएगा मेरे भाई, है ना। मजाक हो जा गया बाढ़ में, अपन आ जाते हैं बाढ़ में। बाढ़ का मतलब है मेरे भाई खेती में। चलो खेती अपनी यही है कि नहीं है। हाँ गुरु जी तबीयत सी सही नहीं लग रही। अरे मेरे भाई मैं तो ऐसे ही खड़ा रहता हूँ, पता नहीं क्या है तबीयत का, तो कोई बात नहीं, तुम तबीयत की छोड़ो, तुम चैप्टर पे ध्यान दो, हैं। चलो आ जाओ। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है, अतः वायु कुपिकाओं से विसरित होकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अणुओं से बन जाती है। रुधिर इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन कमी वाले ऊतकों में पहुंचा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। रुधिर में विलेय होकर कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक लाई जाती है तथा वायु कुपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होने के कारण किस्ट में रुधिर से यह विस्तृत होकर फेफड़ों में आ जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायु श्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, लेनी है देनी है कैसे है तुम्हें बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो मेरे भाई देखो मानव में 2 फेफड़े जिन्हें क्रमशः दायां बायां फेफड़े कहते हैं। फेफड़ों के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतर्गत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। बताया मैंने कुपिका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, एलिवियोली बोलते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है। कुपिकाओं के चारों ओर रुधिर कोशिकाओं का घना जाल होता है जो श्वसनीय सतह का कार्य करती है। यदि मनुष्य के दोनों फेफड़ों की कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो लगभग यह कितनी हो जाती है, 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेती है। अतः फेफड़ों में स्थित कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए विस्तृत स्थान उपलब्ध कराती है। बता दिया था मैंने, समझा दिया था मैंने तुम्हें एक एक चीज को किताब से। ठीक है, जो चीजें देखो, जो चीजें समझाई नहीं है मैं उनको समझाऊंगा, इस बात की गारंटी है मेरे भाई, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ गुरुजी आगे बढ़ते। ठीक है मेरे भाई, चलो। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। आ जाओ मेरे भाई। मानव में वहन तंत्र के 2 मुख्य घटक है जिन्हें क्रमशः परिसंचरण तंत्र और लसिका तंत्र कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, वहन देखो यहाँ पे वहन पूछा, वहां पे परिसंचरण पूछा, वहां पे परिवहन पूछा, वहां पे संवहन पूछा। तो हमें एक चीज याद रखनी है, सारे के सारे नाम क्या है, एक ही है। ठीक है, देखो मानव में वहन तंत्र के मुख्य 2 घटक है जिनमें परिसंचरण तंत्र है और लसिका तंत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं परिसंचरण तंत्र। सर लसिका तंत्र के बारे में, अरे वही बात है, लसिका करवाया तो है नालायक। देखो परिसंचरण तंत्र के निम्न 3 भाग होते हैं मेरे भाई। हृदय, यह एक पेशी है, यह एक पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रुधिर पंप करने के लिए संकुचन करता है। दूसरा आता है रुधिर, यह रक्त तरल यह एक तरल संयोजी ऊतक है इसमें तरल प्लाज्मा एवं रुधिर कोशिकाओं के रूप में स्वतंत्र कोशिकाएं होती हैं। ये रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। आ जाओ, एक होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं क्या है मेरे भाई, ये लाल रुधिर का मतलब आरबीसी के कार्य, ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिकाओं से फेफड़ों तक क्या करती है मेरे भाई, संवहन करती है। ये क्या करती है मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को देती है फेफड़ों को और उनसे ऑक्सीजन को लेती है। डब्ल्यूबीसी का काम, ये भक्षकाणु का कार्य करती है। ठीक है, एवं ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, मतलब कि रोगाणु से रक्षा करती है मेरे भाई, है ना। भक्षकाणु का मतलब है मेरे भाई भक्षक अणु, मतलब जो हमारे शरीर का नाश कर रहे हैं, हमारे शरीर को खराब कर रहे हैं ना, उन अणुओं को बोलते हैं भक्षकाणु। क्या बोलते हैं, भक्षकाणु। गुरु जी क्या क्या है ये, भक्षक अणु। तुमने सुना है ना कि रक्षक ही भक्षक, तो भक्षक का मतलब जो खाता है, तो भक्षक अणु, अणु का मतलब यहाँ पे जीव लिया गया है। तो ऐसे जीवाणु, ऐसे रोगाणु जो हमारे शरीर का नाश कर रहे हैं उन्हें भक्षकाणु। क्या मेरे भाई, ये क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। प्लेटलेट्स के कार्य है, ये रक्त स्कंदन मतलब रक्त क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग में सहायता करती हैं, जिससे रक्त घावों के मतलब रक्त वाहिनी के कटे भाग से रक्तस्राव बंद हो जाता है। प्लाज्मा के कार्य है, देखो मेरे भाई प्लाज्मा के कार्य देखेंगे, यह भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनिक वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ये वर्ज्य है मेरे भाई, इसको वर्ज्य कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वर्ज्य। वर्ज्य का मतलब इस तरीके से
वर्ज, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से वर्ज, ठीक है ना। तो वर्ज पदार्थ लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे मेरे भाई, रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, ये तीन प्रकार की होती है धमनियां, आर्टरी, ठीक है, धमनी, शिराएं और केशिकाएं, मैंने तीनों लिखा यहाँ। तो ये मोटी भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करती है। शिराएं ये पतली भित्ति वाली वाहिकाएं होती है जो रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय तक लाने का कार्य करती है। शिरा शर्मा कर लाती है, धमनी धमका कर ले जाती है, ठीक है गुरुजी। आगे आ जाओ। केशिकाएं ये अत्यधिक पतली एवं संकीर्ण वाहिकाएं हैं जो धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं, धमनियों को क्या करती है, शिराओं से जोड़ती हैं। लसिका तंत्र की बात करते हैं मेरे भाई, अब आ जाओ लसिका तंत्र पे। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाती है तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। मेरे भाई वही बात है, जब ब्लड वेसल्स में से, जब रक्त वाहिकाओं में से जो रक्त वो रिसकर या बल स्रावित होकर के आ जाता है, बाहर आ जाता है मेरे भाई, लीकेज होकर बाहर आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, लसिका बोलते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, ठीक है। हाँ गुरुजी ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिकाएं बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। ये कराया मैंने, हाँ गुरुजी कराया है। पचा हुआ तथा शुद्धांतर द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य केशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले लिया जाता है। देखो मैं ये तुम्हें ओनली पढ़ के बता रहा हूं, तुम्हें सुनना है, तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, पहले बता रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। अगर तुम इसको लिखने में बैठे हो तो मेरे भाई ये 2 दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा, 3 दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें कोशिश करनी है इसको सुनना है और तुम्हारा माइंड पूरा का पूरा यही ध्यान होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस तुम्हें पता चल जाए। पढ़ने क्या है, तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं, वो नोट्स में मैंने सारी चीजें तुम डाल डाल के अच्छे तरीके से दी हुई, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे ओनली लिखने का तरीका और नया क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है और लिखने का तरीका क्या है, वो तुम यहाँ देखोगे, ठीक है मेरे भाई। चलो, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग क्यों करना आवश्यक है। देखो ये वो प्रश्न है जो तुम्हारे मेरे भाई चैप्टर से पूछे जाते हैं। कहां से पूछे जाते हैं मेरे भाई, चैप्टर से। अब तुम इनको ढूंढते रहोगे किताब में, गुरुजी पूछ किताब में तो है ही नहीं, क्या करें। तो मेरे भाई देखते हैं आगे, ठीक है। चलो, अब ये वाले क्वेश्चंस कहां से आते हैं, ये वाले क्वेश्चंस किताब के हैं। तुम बोलोगे गुरुजी हमको तो ये स्तनधारी विस्तनधारी बताओ कौन जो तुमने काय करवा दियो, मेरे भाई किताब है, वो किताब में क्वेश्चन का ये भाई स्तनधारी का मतलब का ये अपन आदमियां हैं, पक्षी हैं, इनमें ऑक्सीजन और विऑक्सीजन रक्त को अलग करबो क्यों आवश्यक है, तो मैंने तुमको बताया मेरे भाई। रक्त में काय रहेंगी, जो विऑक्सीजन रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, वहां हानिकारक है, काय दिक्कत आ जाएंगी, ये सारी चीज मैंने बताया। अब देखो, स्तनधारी तथा पक्षियों को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऑक्सीजन एवं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए स्तनधारी एवं पक्षियों में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन रुधिर को अधिक करना आवश्यक होता है। तो किसको, तापमान को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। तापमान को नियंत्रित करना होगा तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी गुरुजी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो ऊर्जा के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें ऑक्सीजन की क्या होती है, ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ गुरुजी। आगे देखो, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। उच्च संगठित का मतलब है जिसमें सारी कोशिकाएं विकसित हो, ठीक है, पूरी तरीके से उसमें सारी चीजें विकसित होंगी, तो उसको बोलेंगे अपन क्या मेरे भाई, उच्च संगठित पादप। उच्च संगठित पादप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उच्च संगठित पादप बोलेंगे। देखो जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, इनमें 2 घटक होते हैं, जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम किसका करता है, भोजन का, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं।
पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है मेरे भाई? पादप में जल और खनिज लवण जाइलम उत्तक वाला जाइलम उत्तक द्वारा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने करवा रखी है, देखो पढ़ लेंगे इसमें से। ठीक है, ये देखो ये इसके आंसर थे, किसी ने नहीं देखा तो जाइलम और फिलो, ये क्वेश्चन था अपना। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, यहाँ पे रोक लेंगे, किसी को लिखना है कुछ तो आगे देख लेंगे। ये वाला पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? जाइलम उत्तक द्वारा होता है, मैंने तुम्हें बता दिया था। ठीक है, इसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरे भाई। देखो, पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। ठीक है, साथ साथ वाष्पोत्सर्जन भी होता है और गुरुत्वाकर्षण के भी काम होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ गुरु जी। इसके बाद में 124 नंबर पे पेज पर देखो, वृक्काणु की रचना तथा क्रिया विधि, ये मैंने तुम्हें कराई है आराम से मेरे भाई। कराई है नहीं कराई? हाँ गुरुजी कराई है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ेंगे, तुम खुद से भी पढ़ो यार। देखो क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है। अभी देखो अपन कहाँ आए हैं, हाँ देखो अभी तो अपन यहाँ है, मतलब ये यहाँ पे आया है अभी, यहाँ पे आएगा ना तब जाके पीडीएफ खत्म होगी। अपन को आधा घंटा इसी में हो गया मेरे भाई। चलो तो देखो, वृक्काणु की, ये वृक्काणु है मेरे भाई, वृक्काणु। ठीक है ना, वृक्काशु नहीं है, वृक्काणु है। ठीक है ना, तो ये वृक्काणु होगी, इसको इसको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, जो चीजें मैंने पढ़ा दी उनको तो मैं छोड़ रहा हूँ, जो मैंने नहीं पढ़ाया उनको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये वाली के ये चित्र तो मैंने तुम्हें बताया ना मेरे भाई। देखो पीडीएफ तुम्हें ये नंबर पे मैसेज करते ही तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है ना, ये पीडीएफ तुम्हें इस नंबर पे मैसेज करते ही तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो मेरे भाई, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं मेरे भाई? तो देखो ये वाली चीजें बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, चलो, उत्सर्जी पादप से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्न विधियों का उपयोग करते हैं। पादप में श्वसन क्रिया के दौरान बनी CO2 मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, अतः श्वसन क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का निष्कासन सामान्य विसरण द्वारा पदार्थ रंध्रों तथा वात रंध्रों द्वारा किया जाता है। बस ठीक है, पौधों के उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थ को पत्तियों, छाल एवं फलों के रूप में पहुंचा दिया जाता है, जिनमें पौधों के पृथक होने पर पौधों को इनसे छुटकारा मिल जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये जो ये देते हैं ना भाई तुम्हें, ये मतलब है जो फल हैं ये सारे, ये इनके इनके क्या है? अपशिष्ट है। जो तुम्हें खा रहे हो ये सारे सारे क्या है मेरे भाई? अपशिष्ट। हाँ, ये जैसे ही दे देते हैं तो ये इनका मतलब इनको लगता है कि हमारा वजन कम हो गया। आगे देखो, अनेक उत्सर्जी पदार्थ कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में संचित कर दिए जाते हैं। कहां पे संचित कर दिया जाता है? रिक्तिकाओं में। अनेक अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधों की जड़ों द्वारा मृदा में स्रावित कर दिया जाता है। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? ठीक है, तो ये वाली चीज मैंने तुम्हें बताई थी। ठीक है, देख लेंगे एक बार इसमें क्या है भाई। मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा तथा कितना विलेय एवं विलेय वर्ज उत्सर्जित करना, ये वर्ज है मेरे भाई। देखो टाइपिंग में बहुत सारी गलती हो गई, 55 पेज की है मेरे भाई, एक दो पेज की नहीं है। कई बार जैसे अपने क्या होता है, ऑटोमेटिक राइटिंग वाला होता है, जैसे आपने लिख दिया लेकिन वो जैसे अपन ने स्पेस दिया वो अपने आप चेंज हो जाता है कई बार, है ना, तो उस वजह से दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। विलेय वर्ज उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है, अतिरिक्त जल की मात्रा अधिक होने पर मूत्र भी अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है, ये देखो, ये तो तुम्हारे मतलब अपने पास जो अंदर के क्वेश्चंस थे जो तुम्हारी किताब में इस तरीके से जो चौकोर खाने में बने हुए थे, उनके आंसर मैंने तुम्हें बता दिए। ये है तुम्हारी किताब के जो पीछे के प्रश्न है, चैप्टर खत्म होने के बाद में जो प्रश्न है वो यहाँ पे है मेरे भाई। मानव में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। पौधों में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल के वहन के लिए। स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है मेरे भाई? उपरोक्त सभी है। ठीक है, आगे देखेंगे। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें किस बनता है मेरे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है बताओ मेरे भाई? कहाँ पे होता है? आहार नाल में। कहाँ पे मेरे भाई? लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा होता है। ठीक है, इसमें देखो मेरे भाई, हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नाल में लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा होता है। पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण वसा का इमल्सीकरण करते हैं, अर्थात वसा को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं। इससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है। जठर रस, अग्नाशय रस तथा आंत रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम इस इमल्सीकृत वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। इस प्रकार वसा का पाचन हो जाता है। वसा के पाचन की क्रिया छोटी आंत्र में होती है मेरे भाई। कहाँ पे होती है? छोटी आंत्र में। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है मेरे भाई? भोजन को क्या करती है मेरे भाई? तो आसान बना देती है, इसमें लसलसा बना देती है जिससे आसानी से चला जाता है। दूसरी बात, इसमें एंजाइम मिला देती है जिसका पाचन जल्दी हो जाता है। आगे देखेंगे, देख लेंगे भैया, ठीक है ना। आगे दिखाऊं, देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो मेरे भाई, ये क्या पूछ रहा है? स्वपोषी के लिए आवश्यक स्थितियां कौन कौन मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, पादप में उपस्थित क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और उचित तापमान, ये सारी चीजें चाहिए होती है। ठीक है, ये वाली अभिक्रिया मैंने तुम्हें बताई थी ग्लूकोज के निर्माण की। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर अपन ने शुरू शुरू में पढ़ी लिया, सबसे पहले यही वाला प्रश्न पढ़ा था। हाँ गुरु जी पढ़ा था। आगे देखेंगे मेरे भाई,
गैसों के अधिकतम विनिमय में कुपिका किस प्रकार अभिकल्पित है? मैंने बताया था भाई सजीवों के लिए किस तरीके से, मतलब सजीवों के लिए या स्तनधारियों के लिए ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वही वाली बात यहाँ पे इसने लिखी है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ोगे मेरे भाई। देखो इतना सारा मेरे बस की बात नहीं है। देखो भाई 50 पन्ने पढ़ाने का, क्योंकि 50 पन्ने समझाना, पढ़ने का तो मैं पढ़ दूं भाई। मैंने जब बना ही दिया इस 50 पन्ने को, तो मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी गुरुजी। थोड़ा सा समझो मेरे भाई, थोड़ा सा तुम्हें करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक किताब की तरह रीडिंग लगा लो यार, कुछ भी नहीं। तो देखो फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई कुपिकाएं हैं। कुपिका की, हाँ एक देखो क्या बोल रहा है गुरुजी, आप इतना बोल रहे हो इतने, अरे नालायक हरामी, एक बार बोल रहा हूँ मैं तुम्हें 50 पन्नों की समझाने के लिए। चलो कैसे कैसे नालायक है, मतलब है। जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। मनुष्य के यदि दोनों फेफड़ों की कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेंगी। अतः कुपिकाएं विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध करवाती हैं, जिससे गैस विनिमय अधिक दक्षतापूर्ण होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं मेरे भाई? जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखो कि जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर के विभिन्न ऊतक तक पहुंचाना है, अतः इसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी आ जाएगी। परिणाम स्वरूप भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में बाधा उत्पन्न होगी। ऐसा होने से शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा में कमी हो जाएगी। इसके कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है तथा शरीर में थकान महसूस हो सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग रक्त अल्पता, जिसको एनीमिया बोलते हैं, इसकी अत्यधिक कमी से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, क्यों आवश्यक है? तो मेरे भाई ये वाली चीज तो मैंने बता दी थी भाई। हमारा जो शरीर, हमारा जो हृदय होता है, उसमें से जो रक्त होता है मेरे भाई, वो 2 बार होकर गुजरता है। कितनी बार होकर गुजरता है? 2 बार। तो इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखवाया हुआ है तो मैं इसको नहीं करा रहा, आगे देखेंगे। ये तुम्हारा देखो, ये इसका एक चित्र है मेरे भाई। क्या ये इसका एक चित्र है जिसको समझने में ज्यादा आसानी आ जाती है, समझने में तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो इस तरीके से क्या क्या आ जाता है, इसने ऐसे इस तरीके से बताया। अपन ने अपनों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझाने का प्रयास किया, अगर तुमने समझा है तो। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाएगा? कोई दिक्कत है क्या भाई? बताओ। इधर दायां आलिंद है, दायां मतलब इधर दायां आलिंद, दायां नीले, सब चीज में बायां आलिंद बायां नीले। ठीक है, नीले में आया, नीले से महाधमनी में, धमनी में, शरीर में, फिर यहाँ पे जाएगा सिरा में, सिरा से महासिरा में, फिर दायां आलिंद में, दायां आलिंद देगा दाएं नीले में, फिर दाएं नीले इसको देगा फेफड़े में, फेफड़े से देगा ऑक्सीजनकृत रक्त में, फिर ये जाएगा बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद बाएं नीले में देगा, इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखें। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है मेरे भाई? जाइलम तो जल का करता है और फ्लोएम का करता है मेरे भाई, भोजन का करता है। फुफ्फुस में कुपिकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु की नेफ्रॉन की संरचना की विधि। मेरे भाई देखो, कुपिकाओं की रचना और नेफ्रॉन की रचना दोनों के अंतर पूछ रहा है ना ये। फुफ्फुस में कुपिकाओं के, वृक्क में, देखो कुपिका गोल गुब्बारे जैसी संरचना होती है, नेफ्रॉन कुंडलीकृत रचना होती है, दोनों में अंतर है मेरे भाई। ठीक है, का एकल कोशिकीय स्तर से बनी होती है, नेफ्रॉन भी एकल कोशिका स्तर से बनी होती है। समानता भी बताई हुई है इसमें। अगर वो पूछे कि दोनों में समानता क्या है, तो ये एकल कोशिका होती है दोनों में। अंतर पूछे तो ये गोल होती है, ये कैसी होती है? कुंडलित होती है। आगे देखेंगे, कुपिका की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। इसमें क्या होते हैं? नेफ्रॉन की नली की रचनाओं के चारों रुधिर वाहिकाओं का जाल पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है गुरुजी। कोश केशिका जो होती है गुच्छ जैसी संरचना नहीं पाई जाती, इसमें केशिका गुच्छ जैसी संरचना पाया जाता है। कुपिका की क्रियाविधि और नेफ्रॉन की देखेंगे अपन आगे, देखो समझेंगे। कुपिका फुफ्फुस की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है और नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कुपिकीय श्वसन, कुपिका श्वसनीय सतह उपलब्ध कराती है जहां गैसों का विनिमय होता है। नेफ्रॉन में रुधिर निस्यंदन होता है जिससे अपशिष्ट पदार्थ पृथक किए जाते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, कुपिका में विसरण क्रिया द्वारा गैसों का विनिमय होता है। नेफ्रॉन में निस्यंदन, चयनित, पुनर्शोषण व श्रवण की क्रियाएं होती हैं। दोनों में अंतर, और सारी चीजें पता चल गई? हाँ गुरुजी पता चल गई। ये तुम्हारे चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेरे भाई जो हमारे चैप्टर के अंदर हैं, बहुत डीप हैं, तुमने उनको पढ़ा भी मतलब मुश्किल से ही होगा। चलो उन चीजों के बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, हाँ गुरुजी चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। इथाइल अल्कोहल बनता है, देखो मेरे भाई ये प्रश्न है एबेसेदा वाला पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मेरे भाई इथाइल अल्कोहल किस में बनता है? तो मैंने तुम्हें बताया था कि अल्कोहल का निर्माण, इथाइल अल्कोहल, देखो किसी भी शराब को बनाने के लिए हमको उसको क्या करना पड़ता है? निर्वात में रखना पड़ता है, मतलब उसको वायु नहीं लगनी चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। तुमने देखा होगा गाँव में कहीं पर, तुमने जैसे सुना भी होगा कि देसी दारू है, देसी दारू है, मतलब ये देसी शराब है, तो उसको बनाने के लिए वो क्या करते हैं मेरे भाई? बहुत सारी चीजों को मतलब एक बड़े से उसमें
क्या बोलते हैं उसको, मटका होता है, बड़े से मटके में क्या कर देते हैं, उसको ढक देते हैं मेरे भाई, ढक के, और उनको ढक के क्या करते हैं मेरे भाई, ढक के उसको मतलब कई दिनों के लिए जमीन में दबा देते हैं, जिससे उसमें किण्वन की अभी फिर ये क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और फिर हमारे पास क्या बन जाती है, देसी शराब बन जाती है। चलो देखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो हमको पता चल गया कैसा श्वसन चाहिए होता है इनके लिए, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब जिसमें वायु नहीं जानी चाहिए, जिसमें वायु नहीं जानी चाहिए। तो मेरे भाई देखो, इथाइल अल्कोहल बनता है, किससे बनता है समझेंगे। इथाइल अल्कोहल दहन में बनता है क्या, इथाइल अल्कोहल बनता है किसमें, दहन में नहीं, वायवीय श्वसन में नहीं, अवायवीय श्वसन में हाँ, अवायवीय श्वसन में बनता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मतलब है मेरे भाई एक तरीके से शराब। चलो देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, गैसों का विनिमय करना, ग्लूकोज के क्षारण से ऊर्जा उत्पन्न करना, भोजन का पाचन, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो ग्लूकोज के क्षारण से ऊर्जा उत्पन्न करना, किसका, ग्लूकोज के क्षारण से उत्पन्न मतलब ऊर्जा उत्पन्न करना किसका है, श्वसन का। ठीक है, अब देखेंगे मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं कितने, दो होते हैं मेरे भाई, कितने होते हैं, दो। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हाँ गुरुजी, किसमें पढ़ा था, आपने क्या सीखा उसमें, पढ़ा था ना, हाँ गुरुजी पढ़ा था। तो चलो मेरे भाई, ठीक है, तो मछली के कितने कोष्ठ होते हैं हृदय में, दो। आगे देखेंगे, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करने वाली केशिकाएं, ठीक है, कौन सी होती है बताओ। रुधिर के थक्का बनाने में प्लेटलेट्स होती हैं या इओसिन होती हैं, प्लेटलेट्स कोशिकाएं। अभी तो पढ़ा अपन ने कि भाई रुधिर का थक्का मतलब ब्लड क्लोटिंग, मतलब जो रुधिर का थक्का जमाती है, कौन जमाती है, प्लेटलेट्स जमाती हैं। आगे देखो, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, बताओ। ये देखो वो क्वेश्चन है जो बनाए हुए हैं, मतलब कि जो तुमने पढ़ लिए। हेलो, चलो मेरे भाई, ठीक है, आगे देखो, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, LAT। तो LAT का मतलब L से लाइपेज हो गया, A से कौन सा हो गया, एमिलेस हो गया, T से क्या हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। ठीक है, तो इसने देखो क्या क्या कहा है, लार में कौन सा एंजाइम, लार, लाइपेज। देखो, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम, देखो कौन कौन से पाए जा रहे थे बताओ पहले तो। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा था, पहले तो ये बताएंगे सभी, बताओ क्या क्या बताया था। लाड़ा टमाटर सा ये बताया था, हैं, बताएंगे सभी। देखो पैप्सिन तो भाई पेट में पाया जाता है, पैसे पेप्सिन, पैसे पेट, और पैसे प्रोटीन का पाचन। ठीक है, हाँ गुरुजी। ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है बताओ, ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, और लाइपेज कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से शाम से समझ लेंगे, लार में कौन सा पाया जाएगा, एमिलेज पाया जाएगा, कौन सा पाया जाएगा, एमिलेज। ठीक है, एमिलेज कहाँ पाया जाता है, लार में। जब ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन आ जाए, जैसे मान लो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसमें तुम्हें महत्व किसको देना है यहाँ पे समझ लेंगे। लार की जब बात करेंगे, भाई लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हमें एमिलेज लिखना है, कौन सा लिखना है, एमिलेज। ठीक है, हमें पता है कि लार में पाए तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पे महत्व देना पड़ेगा वो किसको देना पड़ेगा, एमिलेज को देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, एमिलेज को। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो थोड़ा सा माइंड है ना ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं, मतलब वो कोई कभी कॉल कभी क्या। देखो, एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्वंद वृक्क में होता है, कितना होता है बताओ मेरे भाई, 180 लीटर लिखवाया है मैंने, हाँ गुरुजी। हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें पाया जाता है, लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में पाया जाता है। आगे देखो, हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है, नीले की होती है, कौन से नीले की होती है बताओ, बाएं नीले की। तो बाएं नीले हो गया, क्यों, क्योंकि बाएं नीले क्या करता है मेरे भाई,
बाएं में बढ़िया होता है, तो बढ़िया क्या करता है, शरीर की पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तो उसको दम भी ज्यादा लगाने पड़ते हैं, मतलब बल ज्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए उसकी दीवार भी क्या होती है, मोटी होती है। आगे देखेंगे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। भोजन और पोषण से क्या तात्पर्य है, जीव के लिए ऊर्जा स्रोत को भोजन तथा उससे शरीर के अंदर लेने प्रक्रम को क्या कहते हैं मेरे भाई, पोषण कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पाचन से क्या प्राप्त होता है, तो प्रोटीन के पाचन से एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट के से ग्लूकोज और वसा से वसाम्ल तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। एटीपी के एक अणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल पर मोल की तुल्य ऊर्जा क्या होती है, मोचित होती है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है 30.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से। कंठ में उपास्थि वलय की उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है, कंठ में उपास्थि वलय के यह सुनिश्चित करते हैं कि वायुमार्ग निपतित न हो, मतलब कि ब्लॉक न हो, मतलब रुके नहीं, मतलब वो बंद ना हो, ब्लॉक ना हो मेरे भाई, ठीक है ना। निपतित का मतलब क्या है, ब्लॉक न हो, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया हो गई मेरे भाई। कार्बन डाइऑक्साइड जल, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, यहाँ पे बन गया ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। पौधों के जाइलम को निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जाइलम भाई जल का संवहन करता है, अगर जल का संवहन नहीं करेगा तो पौधा सूख जाएगा, सूख कर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। एंजाइम क्या होते हैं मेरे भाई, एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें टिका हुआ, टेंशन मत लो, तुम एक बार देखते रहो बस। कवक अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं, भाई कवक क्या होता है बताओ, गुरुजी विषमपोषी होता है, दूसरों पर मतलब क्या करता है, दूसरों पे शरीर पे रहकर फिर भोजन प्राप्त करता है। अच्छा ये भोजन का पाचन क्या कर लेता है, पहले ही मतलब भोजन को बाहर ही पचाता है, शरीर के अंदर लेने से पहले ही क्या करता है, पचाता है, और फिर ये क्या करता है, भोजन को अंदर लेता है। फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम आदि कवक भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और उसके बाद उसका अवशोषण कर पोषण प्राप्त करते हैं। किसी जीव द्वारा लिया जाने वाला भोजन तथा पाचन विधि किस पर निर्भर करती है, तो जीव द्वारा किस भोजन को अंतःग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। अब देखो ये प्रश्न ऐसे हैं कि इनका आंसर अपन को, जैसे मान लो इसने पूछ लिया, अब अपन को पता ही नहीं है कि क्या बोलेंगे, अब इसमें लिखना क्या है, तो ये तुम्हें मतलब एक चीज मतलब तुम्हारे दिमाग के आगे, तुम्हारी आंखों के आगे से निकल जाएगा, तुम्हें पता रहेगा हाँ सर ये काम करना था, ठीक है। आगे देखो अमीबा तथा पैरामीशियम की पोषण विधि में क्या अंतर है, तो अमीबा क्या होता है भाई, अमीबा में और पैरामीशियम में क्या अंतर है, अमीबा का निश्चित आकार, मतलब निश्चित क्या मतलब आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, जबकि इसमें क्या होता है, पैरामीशियम का निश्चित होता है, ठीक है। इसके लिए भोजन के लिए क्या होती है भाई, उंगली जैसी अस्थायी संरचनाएं होती है, जब विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। विशिष्ट का मतलब स्पेशली इसका स्थान होता है पैरामीशियम में, पैरामीशियम में जो भोजन ग्रहण करने का स्थान है वो अलग होता है मेरे भाई, मतलब स्पेशली होता है, जैसे अपने मुंह होता है उन्हीं के प्रकार से क्या होता है भाई, उसके अलग से स्पेशली होता है, ठीक है। शुद्धांत्र में भोजन के किन अवयवों का पूर्ण पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का होता है छोटी आंत में मेरे, ठीक है। किसका पूर्णतः पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का, ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, उत्सर्जन तंत्र से, मेरे भाई इंपॉर्टेंट लिखा है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से। किन्हीं दो एक कोशिक जीवों के नाम लिखिए, अमीबा एवं पैरामीशियम। ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जो पौधों को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, तो अमरबल और आर्किड का पौधा। आर्किड का पौधा भी क्या है मेरे भाई, परजीवी है, दूसरों के मतलब दूसरों की सतह पर रहकर क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। एक कोशिक जीवों में भोजन किस अंग से प्राप्त किया जाता है, तो त्वचा से किया जाता है मेरे भाई। देखो एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। शुद्धांत्र के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले उंगली जैसे प्रवर्ध को क्या कहते हैं, भाई उंगली जैसे जो प्रवर्ध पाए जाते हैं उन्हें दीर्घरोम कहते हैं। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए किसे ऊर्जा मुद्रा कहा गया है, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा गया है, ठीक है। यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो कितने वर्ग मीटर का, 80 वर्ग मीटर का क्या करेंगी, क्षेत्र को ढक लेंगी। उस प्राणी का नाम लिखिए जिसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार रुधिर हृदय में जाता है, तो मेरे भाई मछली का क्या होता है, मेरे एक देखिए शरीर में एक चक्कर में केवल एक बार रुधिर क्या होता है, हृदय में जाता है। किसी यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है, स्फाइग्मो मैनोमीटर से, स्फाइग्मो मैनोमीटर से, ठीक है मेरे भाई। आगे आ जाओ, उत्सर्जन किसे कहते हैं, शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य किसका है, द्वार कोशिकाओं का है। यहां से प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा मेरे भाई प्रश्न, इस बात की गारंटी है, टेंशन मत लो तुम, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न बनता है और पूछता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, नहीं मैं क्यों कराता मेरे भाई, मेरी खोपड़ी थोड़ी खराब है, मेरी तबीयत खराब है, इधर से दर्द वर्द वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। पेप्सिन का कार्य क्या है भाई, पेप्सिन क्या करता है, पैसे पेप्सिन, पैसे प्रोटीन, तो प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी भित्ति मोटी क्यों होती है, आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी है भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, जिसके लिए उसे दाब लगाना पड़ता है, इसलिए इसकी भित्ति
दीवार जो होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। हृदय में वाल्व क्यों पाए जाते हैं? हृदय में जब आलिंद्य नीले संकुचित होते हैं, वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं, मतलब कि दूसरी दिशा में मतलब रक्त को बहने से रोकते हैं। पादपों को जंतुओं की तुलना में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों को मृत कोशिकाओं का होता है मेरे भाई, इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे शरीर में सारी चीजें क्या है, जीवित है, तो हमारे शरीर को क्या होती है, ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है। पौधों को क्या होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तुमने देखा ना, पेड़ के छीड़े आ जाते हैं, छीड़ के मतलब छाल आ जाती है, वो छाल क्या होती है भाई, मृत कोशिकाएं तो होती है जो उसके ऊपर लगी रहती है, ठीक है, तो उनको भोजन की जरूरत थोड़ी होती है, उनको भोजन की जरूरत नहीं होती। ये पेड़ पौधों को मनुष्य की बजाय जीवी मतलब मनुष्यों की मतलब जीवों के बजाय पादपों को क्या होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? मनुष्य के वृक्क में क्या होता है भाई, मूत्र का निर्माण होता है। आगे देखते हैं मेरे भाई, प्रारंभिक निषेध में पाए जाने वाले प्रमुख कोई 4 पदार्थों के नाम लिखिए। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल। निषेध का मतलब क्या है, समझ गए ना भाई, पे जो टॉयलेट होता है उसमें पाई जाती है प्रारंभिक निषेध। आगे देखो मेरे भाई, पादपों के कोई 2 अपशिष्ट उत्पादों के नाम लिखिए। उत्पाद किस ऊतक में संचित रहते हैं? रेजिन तथा कोन। तो देखो, यह अपशिष्ट उत्पाद विशेष रूप से पुराने जाइलम नामक ऊतक में संचित रहते हैं। पिछली बार उसने पूछा कि भाई ये क्या मतलब, ये अपशिष्ट कौन कौन से और गोंद होते हैं, ठीक है। ये रेजिन और गोंद किसका उदाहरण है? तो उत्सर्जन का। कहाँ पे संचित होते हैं? पुराने जाइलम नामक ऊतक में। आगे देखो, रोगी के शरीर से कृत्रिम विधि द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको हम क्या कहते हैं? रक्त अपोहन कहते हैं, हेमोडायलिसिस कहते हैं, मतलब कि रक्त अपोहन, ठीक है, डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे देखेंगे, रक्त के छनाव को क्या कहते हैं? इसकी एक विशेषता बताइए। रक्त के छनाव को लसिका कहते हैं। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती, इसमें आरबीसी नहीं मिलती, ध्यान से समझ लेंगे। लसिका में आरबीसी नहीं होती। जब वो रक्त और लसिका में अंतर पूछे तो रक्त में आरबीसी होती है, लसिका में आरबीसी नहीं होती, ठीक है। रक्त लाल रंग का होता है और ये कैसा होता है मेरे भाई? लसिका कैसे रंग की होती है बताओ, कैसे रंग की होती है? बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी। चलो आगे देखते हैं। यदि मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो श्वास लेने की क्रिया बंद हो जाएगी। अपशिष्ट आयतन किसे कहते हैं? बलपूर्वक बहिश्वसन के पश्चात फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं मेरे भाई? अपशिष्ट आयतन कहते हैं। आगे देखेंगे, अब लघु उत्तरात्मक प्रश्न आ गए मेरे भाई। अमीबा में पोषण विधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। मेरे भाई मैंने तुम्हें पूरा का पूरा दिखवा रखा है, हाँ गुरुजी। इसके बाद में इसका चित्र भी बनवा रखा है, हाँ गुरुजी, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन, पौधों द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के बाद तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उसका क्या होता है? हमारे शरीर में इसके लिए क्या क्रियाविधि उत्पन्न होती है? क्या क्रियाविधि होती है? जो कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के बाद तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में हो जाता है। तीसरा देखेंगे, मरुद्भिद पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अन्य पौधों से किस प्रकार भिन्न होती है? तो मेरे भाई, मरुद्भिद पौधों में रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन के समय क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। जबकि अन्य जो सामान्य पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो दिन में पूर्ण हो जाती है। नाइट्रोजन पौधों के लिए किस प्रकार आवश्यक है? इसे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रोजन एक क्या होता है? आवश्यक तत्व होता है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के किया जाता है। इसे कार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इसे उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में भी लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। शिरा एवं धमनी में क्या अंतर है मेरे भाई? तो शिरा एवं धमनी का अंतर मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है मेरे भाई। शिरा क्या करती है? शर्माकर लाती है, मतलब हृदय की तरफ लाती है। शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त जो होता है उसको कहाँ लाती है? हृदय की तरफ। ये क्या करती है? विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। इसमें क्या होती है मेरे भाई? इसमें क्या होता है? शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। इसमें रक्तदाब कम होता है, इसमें रक्तदाब उच्च होता है। इसकी दीवार पतली होती है, इसकी दीवार मोटी होती है। इनमें अपवाद कौन कौन सा है? फुफ्फुस, धमनी और फुफ्फुस शिरा है। आगे देखेंगे मेरे भाई, ये रहा। और इसमें इनका बाह्य स्तर मोटा होता है, इनका मध्य स्तर क्या होता है? मोटा होता है। इनकी गुहा बड़ी होती है, इनकी गुहा सकड़ी होती है। इसकी पतली दीवार दीवार पतली होने के कारण क्या होती है मेरे भाई? खाली होने पर पिचक जाती है। ये खाली होने पर पिचकती नहीं है। अधिकांश शिराएं क्या होती है? सतह पर। अधिकांश शिराएं सतह पर पाई जाती हैं। अधिकांश धमनियां गहराई में पाई जाती है मेरे भाई। इनके भीतर कपाट होते हैं, इनके भीतर कपाट नहीं होते। इनका रंग गहरा या लाल या नीला होता है, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। एकल परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? उदाहरण से ही समझाइए। इसकी परिभाषा मैंने तुम्हें बताई थी, इसको मैंने आराम से समझाया है, लिखवाया है, इसके कोई। स्वयंपोषी पौधे किसे कहते हैं? पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। स्वयंपोषी पौधे वे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्या क्या उत्पाद चाहिए होता है? ये प्रकार, ये वाली चीजें मैंने तुम्हें बताई थी।
रंगीन चित्र में मैंने समझाया था कि यहाँ पे भाई ये हरी हरी जो है ये क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। और किस तरीके से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रुधिर के निम्न कार्य है मेरे भाई। रक्त के कार्य मैंने लिखाए हैं तुम्हें, हाँ गुरुजी लिखवाए हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ मेरे भाई। रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। रुधिर द्वारा पचित व अवशोषी पदार्थों को परिवहन विभिन्न कोशिकाओं तक किया जाता है। ताप नियमन में सहायक है मेरे भाई। रुधिर में स्कंदन की क्षमता पाई जाती है, तो चोट लगने पर अधिक रुधिर नहीं बहता। हार्मोन का परिवहन होता है। रुधिर प्रतिरक्षा प्रदान करता है। पैरामीशियम में पोषण की विधि चाहिए मेरे भाई। हमने अमीबा में पोषण की विधि समझ ली, लेकिन पैरामीशियम में पोषण की विधि, पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाभ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। तो ध्यान से समझ लेंगे इसमें कौन सी गति होती है, पक्षमाभ की गति। कौन सी होती है? पक्षमाभी गति होती है मेरे भाई। हमारे कौन सी होती है? क्रमानुकुंचन गति होती है। ठीक है, हाँ गुरुजी समझ में आ गया। पोषण की जब बात की तो भाई हम जो पोषण करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, वो किसके अंदर किसके द्वारा जाता है? क्रमानुकुंचन गति के द्वारा। जबकि इसमें कैसे जाता है? पैरामीशियम में पक्षमाभी गति द्वारा। विभिन्न जंतुओं में शुद्धांत की लंबाई किस पर निर्भर करती है? उदाहरण देकर समझाइए। विभिन्न जंतुओं में जो शुद्धांत की लंबाई होती है वो भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है, घास खाने वाले शाकाहारी में तो क्या होती है मेरे भाई? लंबी पाई जाती है। लंबी शुद्धांत, छोटी जो आंत होती है, छोटी जो आंत होती है वो क्या पाई जाती है? लंबी पाई जाती है। और बड़ी मतलब और तो अपने पास मांस वास खाने वाले होते हैं उनकी आंत क्या होती है? छोटी होती है। पित्तरस का कार्य क्या है? इसके पाचन में भूमिका क्या है मेरे भाई? देखो इसके क्या है भाई? यकृत द्वारा। कहां से निकलता है? ध्यान से समझ लेंगे। यकृत द्वारा स्रावित पाचक रस को पित्तरस कहते हैं। पित्तरस में पाचन निम्न प्रकार से सहायक होता है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है जिसे अग्नाशय के एंजाइमिक क्रिया के लिए क्षारीय बनाया जाता है। यह कार्य पित्तरस द्वारा किया जाता है। शुद्धांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्तरस में उपस्थित पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है मेरे भाई। क्या हो जाती है? एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के रुधिर परिसंचरण में कौन सी दो विशेषताएं होती है? तो देखेंगे मेरे भाई। कौन सी भाई? ये देखो भाई, इसमें एक तो क्या होता है? रुधिर रक्त मतलब ओटो युक्त रुधिर तथा ओटो रहित रुधिर। ये क्या करता है मेरे भाई? वाहिनियों में कभी नहीं मिलता, मतलब ये अलग अलग रहता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, ये वाली सीधी बात इसने ये लिख रखी है, एक बार पढ़ लेंगे रीडिंग लगा के कि रक्त शरीर में, रक्त जो होता है वो शरीर में एक चक्र पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर दाहिने आलिंद तथा नीले में फेफड़ों में जाता है तथा दूसरी बार फेफड़ों से सिराओं तथा शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में होकर बाएं नीले में और वहां से एक महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में आ जाता है। मानव हृदय की संरचना का चित्र बनाइए। संरचना का चित्र बना देंगे और ये मैंने भाई पूरा पूरा मानव हृदय क्या क्या है मेरे भाई। ठीक है, हाँ गुरुजी बना देंगे। मानव में पाई जाने वाली मेरे भाई रुधिर वाहिकाओं का वर्णन कीजिए। 3 पाई जाती है, धमनी, शिराएं और केशिकाएं। दोनों चीजें मैंने 3 बताई है। हाँ गुरुजी तीनों कराई है। हाँ गुरुजी कराई है। विषमपोषी किसे कहते हैं? कि ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। विषमपोषी मेरे भाई मैंने तुम्हें बताया था, देखो 3 तरीके के मैंने 3 प्रकार बताए थे। हाँ गुरुजी। प्रतिजीवी बताया था, हाँ गुरुजी बताया था। परजीवी बताया था, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। शाकाहारी देखो भाई, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी वे जंतु जो पौधों पर निर्भर रहते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। व्रतजीवी बैक्टीरियम, फंजाई जैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। परजीवी जो क्या करते हैं मेरे भाई? उनको बिना मारे ही उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं। इसमें अपन क्या आते हैं? मानव वाले आते हैं। ठीक है मेरे भाई। दीर्घरोम क्या होते हैं? इनका महत्व समझाइए मेरे भाई। दीर्घरोम मैंने बताया भाई, छोटी जो आंत होती है उसके स्तर पर, मतलब अंदर की जो संरचना होती है, अंदर की जो संरचना होती है, अंदर की जो सतह होती है उस पर क्या होते हैं? इस दीर्घरोम होते हैं। दीर्घरोम का भार होता है संरचनाओं का, उनमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है और वो करती है भोजन से, मतलब रक्त वाहिकाओं की अधिकता के कारण क्या होती है? भोजन का आसानी से क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। ठीक है मेरे भाई, क्या कर लेती है? भोजन का अवशोषण आसानी से कर लेती है और फिर उसे गांव तक पहुंचा देती है। रुधिर व लसिका में अंतर, ये वाला प्रश्न देखो अब की बार मैंने ये पहले देखो ये सारी चीजें पहले भी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम हुई थी 7 अगस्त को, उसके वाला प्रश्न पूछा था और यहाँ पे देखो पाई हुई है। और मेरे भाई मैंने इसको कहीं ना कहीं क्या करा है, तो तुम इसको लिखेंगे और ध्यान से समझ लेंगे एक बार। ठीक है ना मेरे भाई, समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः लाल रंग का होता है, यह रंग विहीन होता है, मतलब लसिका का कोई रंग नहीं होता, ध्यान रख लेंगे। कोई लिख रहा था नीला पीला कीड़ा, नाला करके दूंगा यहाँ पर। लाल रक्त कणिका आरबीसी, आरबीसी का भाव होता है, इसे मात्रा होती है, होती है कम होती है। इस भोजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। फाइब्रोनोजिन अधिक होता है, इसमें फाइब्रोनोजिन की मात्रा कम होती है। ये ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होती है। उपापचयी उत्सर्जी अंत उत्पाद कम होते हैं, उपापचयी उत्सर्जी अंत उत्पाद अधिक होते हैं।
ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की अधिकता होती है, इसमें लिम्फोसाइट की अधिकता होती है। ये सामान्य तरल संयोजी छना हुआ रुधिर है मेरे भाई। जो मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न बनेंगे, बात की गारंटी है। ठीक है मेरे भाई, गारंटी मतलब गारंटी। ठीक है चलो, देखो मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता था तो इतना कंटेंट नहीं दे पाता था, क्योंकि अभी 50 पेज की पीडीएफ मैं कैसे मतलब बच्चों को प्रोवाइड करा था। 50 पेज की पीडीएफ और मेरे पास 70-80 बच्चे, भाई मेरे तो हालत ही खराब हो जाती। 400-500 रोज 400-500 तक कराता मेरे। इसलिए अब देखो, अब ऑनलाइन से ये चीज फायदा हो गई है, अब तुम इन चीजों को पढ़ सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है मेरे भाई। मैंने जो पढ़ा दिया इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 95+ की तैयारी करके चलना, अगर तुमने सही से पढ़ा है तो। बात की गारंटी दे रहा हूँ, लिखित में दे रहा हूँ मेरे भाई, सेव करके। और तुम बाद में कह सकते हो गुरुजी ये प्रश्न बाहर गया तो मुझे बता देंगे। ठीक है, पेशियों में क्रैम्प उत्पन्न होने के कारण को समझाइए। कभी कभी जब हमारी पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो श्वसन क्रिया के दौरान पायरुवेट के विखंडन के लिए सामान्य पथ के स्थान पर दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है, जिससे क्रैम्प उत्पन्न हो जाता है। जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा कैसे होती है मेरे भाई? मैंने तो बताया था, जलीय जीव जो होते हैं उनके पास क्या होती है, जलीय जल में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए उनको ऑक्सीजन अधिक मात्रा में चाहिए। भाई ऑक्सीजन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ गुरुजी ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी लेते हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसलिए जल्दी जल्दी लेते हैं। जल्दी जल्दी लेने का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को पूरी करते हैं, तो जल्दी जल्दी लेते हैं। अपने पास अवेलेबल है इसलिए अपन धीरे धीरे लेते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अति तनाव किसे कहते हैं? इसके उत्पन्न होने के कारण तथा इसके दुष्परिणाम बताइए। उच्च रक्तदाब की स्थिति को अति तनाव भी कहते हैं। इसका कारण धमनियों को है मेरे भाई। ठीक है, इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट सकते हैं तथा आंतरिक रक्त स्रावण हो सकता है। यकृत के कार्य कौन कौन से? भाई देखो, पित्तरस का संश्लेषण, यकृत कोशिका का संश्लेषण है। यकृत कोशिका हिपेरिन नामक प्रोटीन का स्रावण करती है, जो रुधिर वाहिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है। वसा का पायसीकरण करता है। यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन बदलकर संग्रह कर लेती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई? ग्लाइकोजोनेसिस कहते हैं। शरीर में उत्पन्न विषैले पदार्थों का निराकरण भी यकृत द्वारा ही किया जाता है। बंद एवं खुले परिसंचरण की तुलना, दोनों में अंतर देखेंगे मेरे भाई, ये याद करेंगे, इसको मोस्ट लगा लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे। देखो क्या, ऐसा रुधिर परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। वह रुधिर परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर पूर्ण रूप से बंद नलिकाओं में नहीं बहता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें रुधिर ऊतकों के संपर्क में नहीं रहता, इसमें रुधिर संपर्क में रहता है। इसमें रुधिर का प्रवाह तेज होता है, इसमें रुधिर का प्रवाह धीमा होता है। मनुष्य, केंचुआ, खरगोश आदि मत लगाना इंपॉर्टेंट। उदाहरण के लिए मनुष्य, केंचुआ, खरगोश आदि। उदाहरण के लिए कीट, मकड़ी, कॉकरोच आदि। भाई अपन ने ओनली बंद परिसंचरण पढ़ा है, खुला परिसंचरण पढ़ा ही नहीं है ना? था क्या अपनी किताब में? नहीं। रक्त और लस्सी का था, हाँ था, ये वो मोस्ट। चलो आगे देखते हैं मेरे, पर एक बार नजर मार लेंगे कौन कौन से में क्या है, अगर गलती से आ भी जाए तो। रक्तदाब किसे कहते हैं मेरे भाई? मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, रक्तदाब क्या होता है मेरे भाई? बताओ क्या क्या होता है। मतलब हमारे पास क्या होता है मेरे भाई? पहले तो क्या होता है? प्रकुंचन दाब, अनुशीतलन दाब बटा में प्रकुंचन, मतलब हाँ, तो अनुशीतलन दाब बटा में प्रकुंचन दाब। ठीक है ना? भाई एक बार इसको थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेंगे, एक बार कंफ्यूज चल रहा है, मैंने जगह देखा इसका अलग अलग सिस्टम। ठीक है ना, कि पहले प्रकुंचन लिखेंगे, अनुशीतलन, तो अनुशीतलन बटा में प्रकुंचन होगा तो 80/120 होगा। बेसिकली होता तो 80/120, 120/80 होता। चलो जो भी होगा मैं एक बार क्लियर करके फिर आपको कल की क्लास में बता दूंगा। ठीक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है समझाइए। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में अंदर ली जाने वाली देखो मेरे छोटी छोटी बालों जैसे सीलिए कहते हैं। ये सीलिए सांस लेते समय अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल तथा अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। जंतुओं को ऑक्सीजन परिवहन के लिए श्वसन वर्णों की आवश्यकता क्यों पड़ती है मेरे भाई? बताओ। तो जैसे जैसे जंतुओं का शरीर आकार बढ़ता है, अकेले विषण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है तथा उसकी दक्षता भी कम हो जाती है। इसलिए जंतुओं में वायु से श्वसन वर्णा को ऑक्सीजन देकर उन जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। अवायवीय श्वसन को रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझाइए। तो मेरे भाई देखो, अवायवीय श्वसन क्या है मेरे भाई? यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसकी अभिक्रिया देख लेंगे। एक ग्लूकोज था, एक तो लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्लूकोज था, इथाइल अल्कोहल मतलब यीस्ट में बने। इथाइल अल्कोहल वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया। वाष्पोत्सर्जन है तो देख लो, वाष्पोत्सर्जन के भीतर अनुकूलतम स्थिति बन जाती है। वाष्पोत्सर्जन के भीतर जल तथा खनिज लवणों की गति होती है। ठीक है मेरे भाई। तीसरा, अधिक तापमान और पत्तियां ठंडी बनी रहती है मेरे भाई। अतिरिक्त जल से छुटकारा पाया जा सकता है।
तथा प्रकाश में अंतर, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में अंतर, ये वाली चीज को रट ले, ये वाली चीज को याद कर लेंगे। ठीक है, श्वसन भी है तुम्हारे और प्रकाश संश्लेषण के, दोनों में अंतर है, इसलिए इसको मोस्ट लगा लेंगे मेरे भाई और पढ़ेंगे। ठीक है, शर्करा का विघटन होता है, शर्करा का निर्माण होता है, इसमें भाई प्रकाश संश्लेषण यह दिन और रात्रि दोनों में होता है, ये केवल दिन में होता है। इसका उपभोग तथा H2O उत्पादन होता है, इसमें CO H2O का उपभोग और ऑक्सीजन उत्पादन होता है, मतलब कि इसका उल्टा है, यह सभी जीवित को कम होता है, यह केवल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, यह प्रत्येक कोशिका के कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, यह केवल कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में होता है। लसिका किसे कहते हैं? लसिका के कार्य, ये अपन ने देख लिया, लसिका मैंने लिखवा रखा है, लसिका के कार्य भी मैंने लिखा रखे हैं। पौधों में धीमे वहन तंत्र के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। देखो मेरे भाई, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। देखो टाइमिंग हो गई है मेरे भाई, तक पूरा पढ़ाऊं, ठीक है, यहाँ तक समझ देख लेंगे इसको एक बार। पादपों में धीमे वहन तंत्र के पाए जाने के कारणों को स्पष्ट, ठीक है ना। तो देख लेंगे इसमें क्या क्या है मेरे भाई। क्या होती है? मृत्यु प्राणी धीमे चल पाता है। दूसरा 31वां, सामान्य जंतु में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है? भाई वायवीय श्वसन पाया जाता है। तो ऊर्जा उत्पादन को रासायनिक समीकरण द्वारा तुम समझाई दोगे भाई, किस तरीके से रासायनिक समीकरण वाली, है ना, समझा दोगे ना मेरे भाई। ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण हो रहा था, हाँ गुरुजी बताई थी आपने। दंत क्षरण किसे कहते हैं? ये तो अपन ने चैप्टर में पढ़ लिया था मेरे भाई, ठीक है। लो एक बार और देख लेना, इसको कोई देखना चाहे तो यहाँ पे रोक के और देख लेना। आगे देखेंगे, विभिन्न जंतुओं के हृदय में कोष्ठों की संख्या भिन्न तो क्या पाई जाती है, समझाइए। तो मेरे भाई ये समझ ले, ये इसको समझेंगे अच्छे तरीके से एक बार, ठीक है ना। आगे देखो, सरीसृप में 3 कोष्ठकीय पाया जाता है ना, और जल मतलब जल में ज्यादातर दूध ऐसे पाए जाते हैं। सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं मेरे, ठीक है। प्लाज्मा किसे कहते हैं? इसका कार्य देखो, पहले तो इसको अच्छा ठीक है ना, इसको पढ़ के जाना है मेरे भाई, एबेस क्वेश्चन इसमें से। प्लाज्मा किसे कहते हैं? देखो इसको पढ़ेंगे। एटीपी का निर्माण किस प्रकार होता है? कि भाई एडीपी होती है, उसमें एक फास्फेट और एटीपी बन जाती है। मनुष्य में आमाशय की भूमिका है कि भाई ये जो अम्ल से क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। अंदर जो दीवार होती है पेट के, वो रेशमा की जो दीवार होती है वो क्या करती है मेरे भाई? हमारी रक्षा करती है। आगे देखेंगे, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण का अंग क्यों कहा जाता है? देखो मैं आगे इसलिए नहीं आ रहा मेरे भाई, ताकि तुम देख सको, कभी भी रोक पढ़ सको, ठीक है मेरे भाई। देखते रहो, ठीक है ना। चलो, प्रकाश संश्लेषण क्यों कहा जाता है भाई पत्तियों को? क्योंकि पाया जाता है, और यही क्या करती है भाई? हमारा भोजन, पेड़ पौधे भोजन बनाती है, ठीक है। और पहली साइड और स्पंज पेरिकाइनम में भरे रहते हैं। लास्ट ध्यान से सुन लेंगे। रुधिर क्या है? इसका कौन सा घटक गैसीय परिवर्तन करता है? तो ध्यान से समझ लेंगे मेरे भाई, ठीक है। के द्वारा होता है, आरबीसी के द्वारा। आगे देखेंगे, यदि रुधिर नलिकाओं को रुधिर दिखना बंद हो जाए तो क्या होगा, किस प्रकार रोका जाता है, ठीक है। या फिर पूछ ले कि प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण क्रिया को समझाए, ये वाली चीज है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत है क्या? बताएंगे सभी, कोई दिक्कत है क्या किसी को? आगे देखेंगे मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण क्रम की रासायनिक अभिक्रिया तथा इस क्रम के दौरान होने वाली घटनाएं, तो ये वाली सारी चीजें मैंने तुम्हें करा रखी है, हाँ गुरुजी करा रखी है। आगे देखेंगे मेरे बंधात्मक प्रश्न, रंध्र किसे कहते हैं? खुलने क्या का वर्णन, ये मैंने करा रखा है, ये इसका चित्र है, ठीक है। और इस चित्र के बाद में ये तुम्हें मैं करवा रखा है, हाँ गुरुजी करवा रखा है। आगे देखेंगे, इस श्वसन तंत्र का मैंने करवा रखा है, हाँ गुरुजी। मानव की श्वसन क्रिया की प्रणाली का चित्र वर्णन कीजिए, कर दिया, ठीक है। निश्वसन के दौरान निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को डाइऑक्साइड की मात्रा से अधिक होती है, कैसे होती है? मैंने तुम्हें समझाया इस तरीके से, ये वाली चीज मैंने समझ लेंगे मेरे भाई। निश्वसन के दौरान निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा से अधिक होती है, समझाइए। तो मेरे भाई, जब अपन ने गैस ली थी तो कम ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ली थी? हमने तो 0.0 ली थी, और छोटी कितनी थी? 4% छोटी। देखो मेरे भाई, इसके लिए एक प्रयोग है ना, प्रयोग द्वारा सिद्ध करवा रहा है। तो देखो, प्रयोग एक परख नली ताजा तैयार किए वो चूने का पानी लेते हैं, इस चूने के पानी में नलिका के द्वारा मुंह से निश्वास द्वारा निकाली वायु को चित्र ए के अनुसार प्रवाहित करते हैं, इस वाले के अनुसार, ठीक है मेरे भाई। आगे देखेंगे, हम देखते हैं कि परख नली में उपस्थित चूने का पानी तत्काल दूधिया हो जाता है। दूधिया का मतलब भाई, जब दूधिया हो जाता है तो मतलब ये तो मैंने करवा दी थी ना, हाँ गुरुजी करवा दी थी। थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको एक बार और, ठीक है। हृदय रुधिर को किस प्रकार से पंप करता है? नामांकित चित्र बनाइए मेरे भाई, हृदय का चित्र बनवाना चाह रहा था ये, इस तरीके से तुम्हें ये वाला चित्र बनाना है, ठीक है। पता चल गया कहाँ पे पंप वाला बनाना है, कहाँ पे हृदय वाला बनाना है, हाँ गुरुजी, ठीक है। प्रश्न क्या था, क्या पूछ रहा है वो समझते चलेंगे। पाचन किसे कहते हैं? मनुष्य में पाचन की क्रिया का वर्णन, ये बात मैंने तुम्हें समझ, पाचन की आगे बढ़ेंगे भाई। पाचन तंत्र का चित्र, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र हो गया अपने पास, ये मानव उत्सर्जन तंत्र मैंने तुम्हें समझा। अपवहन किसे कहते हैं? डायलिसिस, ये ठीक है। और क्या है मेरे भाई? जैव प्रक्रम कहते हैं, तो जैव प्रक्रम सब, ठीक है। ये आ जाते हैं तुम्हारे पास एक हाँ, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल की आवश्यक है, तो ये हमारी क्लोरोफिल की आवश्यकता है, ठीक है मेरे भाई।
को भी वो चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे लिखेंगे सर हमें पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू। और हाँ, विश्वास कर लेना मेरे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। और हालत थोड़ी सी खराब है ऐसे ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू। कल मिलते हैं अपनी क्लास में, लव यू।